हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 3 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं इनके रिगार्डिंग वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 3 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, होल्डर एंड गारंटी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ लेसन आएगा। तो हम इस वीडियो में पूरे थर्ड लेसन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पहले बता चुका हूँ जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाया था ना, तो इसकी में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कंटीजेंट का मतलब होता है इंसिडेंटल। ठीक है, यानी जो आकस्मिक कह सकते हैं या जो अचानक से होता है, हम उसे कंटिजेंट कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वन हुज परफॉर्मेंस अनसर्टेन, यानी अचानक से। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स। जो भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस करते हो वो कुछ सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी जो या तो वो हुआ होगा या ना हुआ होगा। ऑन अदर हैंड, an ordinary absolute contract is such where performance certain absolute itself not dependent on happening of event। certain मतलब क्लियर, एब्सोल्यूट मतलब क्लियर। यानी वो जो आप करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, वो क्या होता है, वो आप परफॉर्मेंस जो उसकी करते हो वो सर्टेन होती है, यानी क्लियर होती है, किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट पे डिपेंड नहीं करती है। इसे हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना और कुछ ना करना। ठीक है, इफ सब इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। सेक्शन 31 कहता है कि देखो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है या तो आपको कुछ करना है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है या ना करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है। आप बोलोगे सर ये कैसी डेफिनेशन है, ये लॉ द्वारा बनाई गई डेफिनेशन है। आप इतनी डेफिनेशन याद कर लो, इजी लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे 50,000 20 हाउसेज डिस्ट्रॉय बाय फायर। ए ने बोला, ठीक है, कि अगर बी का घर में आग लग गई, ठीक है, तो मैं उसे 50,000 रुपये दूंगा। इसने क्या अनुमान लगाया, यानी आकस्मिक लगाया, इंसिडेंटल, अचानक से। कभी हो जाता है कभी नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको जो ये डेफिनेशन है यही बताया था, कभी हो या हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, यानी ये प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रिडिक्शन लगा रहा है, ये अंदाजा लगाता है। दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों पे डिपेंड करता है, यानी वो इवेंट होगा या नहीं होगा। इसे ही हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो, ए आस्क्ड बी टू गिव लोन टू एम, प्रॉमिस दैट ही विल रिपे द लोन इफ एम नॉट रिटर्न इन इट। ठीक है, देखो, ए ने बोला बी से कि भाई तुम एम को क्या लोन दे दोगे, और ए ने कहा अगर एम पे नहीं करेगा तो मैं उसके बदले में पे कर दूंगा। तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वो पे नहीं करेगा तो ही, यानी ये हैपनिंग के ऊपर है। ठीक है, कि वो हैपनिंग होगा या नॉन हैपनिंग होगा, इस पर डिपेंड होता है। इसे हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। आपको पहले बता दिया, ये होने और ना होने पे, जो फ्यूचर में होता है और नहीं होता है उस पर डिपेंड करता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। दिस डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबल फ्यूचर, यानी ये एक तरह से प्रिडिक्शन पे, यानी प्रिडिक्शन पे। ठीक है, यानी हम प्रायिकता पर, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, उसी तरह इसमें प्रिडिक्शन लगाई जाती है, तो इसी पे ये डिपेंड होता है। दिस इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, द मीनिंग और हैपनिंग फ्यूचर इवेंट इज नॉट सर्टेन, यानी क्लियर नहीं होता कि वो इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, इट मे हैव नॉट हैपेंड, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ 100% चांसेस नहीं होते कि ये होगा। ठीक है, द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल इंसिडेंट
यानी ये कोलेटरल इंसिडेंट होता है, यानी कभी कभार अचानक से होने वाला इंसिडेंट होता है। अब रूल्स क्या कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में, वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट हैपनिंग ऑन, ठीक है, जब भी कोई कॉन्टीजेंट की जो परफॉर्मेंस है ना वो डिपेंड करती है हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पे, यानी जो फ्यूचर में होने वाली हैं ऐसी कोई इवेंट्स पे डिपेंड करती है। इट कांट बी इन्फोर्स टिल द इवेंट टेक्स प्लेस, यानी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक वो जो इवेंट है वो घट ना जाए। मान लो जैसे ए ने बी के घर में आग लगाने का था, जब तक बी के घर में आग ना लग जाए तब तक कंप्लेन कर नहीं सकता वो, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेल अ पीस ऑफ लैंड इफ ही विंस द लीगल केस इन्वॉल्विंग द पीस ऑफ लैंड। देखो ए बी ने बोला, देखो भाई ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी को वो क्या कर देगा, ए अपने घर का कुछ हिस्सा, अपने लैंड का, घर का नहीं लैंड का यानी खाली जमीन का कुछ हिस्सा बेच देगा अगर उसके केस चल रहा है कोर्ट में, अगर वो उस केस को जीत जाता है तो ये प्रिडिक्शन, अगर ये लॉस कर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर उसने बोला अगर जीतेगा तो ही बेचेगा, अदरवाइज वो नहीं बेचेगा। वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द नॉन हैपनिंग, अगर मान लो वो होगा ही नहीं, नॉन हैपनिंग फ्यूचर इवेंट्स पे होता है तो ये इम्पॉसिबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी इफ वाई डाइज, ठीक है, ए ने बोला, ए एग्री हुआ बी के कि बी को वो अपना घर दे देगा, कब? जब बी मर जाएगा, सॉरी वाई मर जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स टिल वाई इज अलाइव, जब तक वाई जिंदा है जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, यानी पूरा नहीं हो सकता है। If the contract is dependent on the manner in which person will act as the unspecified time, the event shall be considered to become impossible। अगर ये unspecified time तक ये होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि इसने कोई टाइम नहीं दिया भाई, अब कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या इम्पॉसिबल बन जाता है। एनीथिंग विद डिफाइंड टाइम, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड टाइम के अंदर होना चाहिए। मान लो कोई भी प्रिडिक्शन लगाई तो इस टाइम तक ही लगाओगे कि इस टाइम तक हो जाएगा ये, ठीक है, और अगर आपने कोई भी टाइम नहीं बताएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करने के। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट और डू नॉट समथिंग, यानी डू समथिंग और डू नॉट समथिंग, कुछ करना और ना करना, किस पे? स्पेसिफिक टाइम, फिक्स टाइम पे, और जो भी इसका फ्यूचर में होने वाला है इवेंट है उस पर, ठीक है, अगर ये होता है तो ठीक है, वरना वॉइड बन जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डू टू डू और नॉट एनीथिंग, ठीक है, ये और स्पेसिफिक टाइम और इन्फोर्स कर सकते हो आप। कंटीजेंट एग्रीमेंट डू नॉट, ये देखो लाइन सेम है सबकी। इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइड बन जाएगा। मान लो कोई भी ऐसा इवेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने कि जो पूरा ही नहीं हो सकता, परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आती क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमने कंटीजेंट की बारे में डिस्कस कर लिया, बात करते हैं क्वासी। देखो क्वासी का मतलब होता है अधूरा, ठीक है, अधूरा बोलो या आधा बोलो। आप बोलोगे सर आधा क्या हो? देखो जिसमें भी जो हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे, अगर उनमें से कोई सा भी एसेंशियल एलिमेंट गायब होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रांजैक्शन इन विच देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, यहाँ पे पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। द लॉ क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज सिमिलर दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अचानक से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना उसको राइट और ऑब्लिगेशन लॉ द्वारा बनाए जाते हैं, लॉ द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अब अभी आपको डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आई होगी। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इफ ए पेज सम मनी बी बिलीविंग हिम टू हिज क्रेडिटर, अब देखो बी क्या है अपने क्रेडिटर पे बिलीव करता है, तो ए ने पे कर दिया उसे, ठीक है, व्हेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज नॉट, बी इज बाउंड टू रिटर्न द मनी, ठीक है, बी क्या है बाउंड है कि वो ए को पैसा देगा जब उसके बाद पैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए ने कभी बी पे विश्वास करके उसे पैसा दिया था। देखो फॉर एग्जांपल आप समझो, ए है और बी है,
अब ए रास्ते से जा रहा था, रास्ते में अचानक से ए का जो है वॉलेट गिर गया, ठीक है, इसका वॉलेट गिर गया, बी को मिल गया, ठीक है, बी को मिल गया। अब बी को अगर मिल गया तो बी क्या करेगा, ए के पास लेके जाएगा, ठीक है, या इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देगा या इसको ढूंढेगा। तो इसे ही हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया नहीं है और बी ने, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, इसका वॉलेट बना और इसने उठाया, तो इस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इन्होंने बनाया नहीं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, सच अ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड बाय द डिजायर ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज की इच्छा नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है, ये लॉ द्वारा बनाया जाता है, ना कि डिजायर ऑफ पार्टीज से। देयर इज नो एग्रीमेंट, यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज के बीच में। द कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू बींग आफ्टर पार्टी हैज रिसीव अ प्रॉफिट और मनी, यहाँ पे क्या है ना, ये प्रॉफिट जब कंप्लीट होता है, जब उसको जो पार्टी है ना उसको प्रॉफिट या मनी रिसीव हो जाता है, जो भी उसको चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोग कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आए होंगे। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 to 72 कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वेरियस टाइप होते हैं इसके, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, जो नेसेसरी सप्लाइड होते हैं उसके लिए क्लेम, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट और नॉन ग्रेचुइटस एक्ट सेक्शन 70, 68, 69, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स 71, मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्जन 72, ठीक है। तो इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लेम्स फॉर नेसेसिटी सप्लाईज। नेसेसिटी सप्लाईज क्या होती है, ये वो सप्लाईज होती है जो नेसेसरी गुड्स होती है, ठीक है, जैसे दाल चावल चीनी, ठीक है, और एजुकेशन, तो ये क्या नेसेसरी सप्लाइड होती है। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो होम ही इज लीगल बाउंड टू सपोर्ट, जो उसको लीगली सपोर्ट करने के लिए बाउंड होता है, तो वो उसको क्या कहता है, दूसरे पर्सन से नेसेसरी जो भी चीज़ें होती है कुछ कंडीशन पे सप्लाई करवा देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी माइनर है, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स होंगे, अब पेरेंट्स दुकान पे बोल देंगे कि भाई देख मेरे बच्चे को जो भी सामान चाहिए तुम दे देना, मेरे हिसाब में लिख लेना, ठीक है, वो पैसे नहीं देगा, मैं पैसे दूंगा उसके बदले, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइनर के कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अजय इज अ माइनर, अजय क्या एक माइनर है, ही बाइस राइस ऑफ फूड फ्रॉम विजय। अजय एक माइनर है, वो विजय की शॉप में गया और विजय से क्या कर लिया, राइस खरीद लिए, ठीक है, खाने के लिए। विजय कैन रिसीव द कॉस्ट ऑफ राइस फ्रॉम अजय प्रॉपर्टी, विजय क्या है, अजय की प्रॉपर्टी से अपने चावल का जो भी कीमत है वो निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि वो नेसेसरी चीज़ है। अगर आप नेसेसरी चीज़ के लिए, नेसेसरी गुड्स के लिए, सप्लाइड के लिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो आप माइनर की प्रॉपर्टी से उसको क्लेम करने के लिए लायबल हो जाते हो। अगर आप वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लो तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। द गुड्स प्रोवाइडेड टू इनकैपेबल पर्सन मस्ट ओनली बी नेसेसरी लाइफ, ठीक है, यानी वो नेसेसिटी चीज़ें ही होनी चाहिए जो आप सप्लाई करवा रहे हो, जैसे एजुकेशन हो गया या घर वाली ये ग्रॉसरी की चीज़ें हो गई, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब जो होता है ये नेसेसिटी चीज़ों में आ जाता है। सच नेसेसरी मस्ट नॉट गिफ्ट चैरिटी, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो या चैरिटी में दे रहे हो तो वो नेसेसरी चीज़ें नहीं आती है। इट इज़ ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ इनकैपेबल पर्सन विच इज़ लायबल फॉर मीटिंग द लायबिलिटी, ठीक है, यानी जो भी उसकी माइनर की प्रॉपर्टी होगी ना, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी वो लायबल होगी कि उसके जो उसको नेसेसरी चीज़ें सप्लाई कर रहा है तो उसको वो पे कर दे। सच नेसेसिटीज मस्ट ओनली बी प्रोवाइडेड टू इनकैपेबल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकैपेबल को ही प्रोवाइड की जाती है। द इनकैपेबल पर्सन हैड नॉट ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसिटीज, ठीक है, मतलब उसको सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। नेसेसरीज के अंदर क्या क्या आता है, पहला जो भी माइनर के एजुकेशन में एक्सपेंस होता है, जो भी छोटे बच्चे की पढ़ाई में एक्सपेंस होता है वो नेसेसरी चीज़ें में आ जाता है। दूसरा जो भी उसके क्रीमेशन होता है, फनरल्स होता है, ठीक है, किसी भी उसका क्रीमेशन मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका कोई भी मान लो वाइफ हस्बैंड या चिल्ड्रन किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो लायबल नहीं है, तो आप उसके बदले में उसके पैसे दे के उसकी प्रॉपर्टी से उसका कॉस्ट निकाल सकते हो, क्रीमेशन कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो दूसरा पॉइंट है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है पेमेंट कर सकता है। 69 सेक्शन कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दिस सेक्शन प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन मेक्स अ पेमेंट विच इज लीगली ड्यूटी टू अनदर पर्सन, इन अदर सच केसेस द पर्सन हु मेड द पेमेंट कैन रिकवर मनी फ्रॉम लीगली बाउंड टू पे। जैसा हमने पहले एग्जांपल देखा था, ये वाला देखो क्या है, बी के बदले कुछ पैसा पे कर दिया, बोला भाई आज मैं पे कर दे रहा हूँ, तो बी लायबल हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा लीगली कि वो ए को पैसा देगा, वापस करेगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी के बदले पैसा दिया था। ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिक्स सेक्शन, अब कौन कौन सी कंडीशन है इस सेक्शन के लिए? अ पर्सन मस्ट बी लॉ के द्वारा बाउंड होना चाहिए मनी पे करने के लिए। ठीक है, अनदर पर्सन इंटरेस्टेड होना चाहिए, आप उससे जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए कि भाई आज तू पेमेंट कर दे, कि आप जबरदस्ती उस पर ठोक दो। अदर पर्सन मस्ट हैव पेड मनी बिकॉज ऑफ सच इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट से ही पे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बी होल्ड लैंड इन बंगाल, यानी बी ने क्या है, बंगाल में एक लैंड को होल्ड कर लिया ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए। ठीक है, एक जमींदार है जो उसने लीज पे दे दिया था, यानी ए ने क्या लीज पे दिया बी को, बी ने होल्ड कर लिया। द रेवेन्यू पीबल बाय ए, गवर्नमेंट बीइंग इन एरर। ठीक है, हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय गवर्नमेंट, अब जो उसके लैंड था ना ए का, उसको जो है गवर्नमेंट द्वारा एडवर्टाइज कर देगा बेचने के लिए। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी अमल्टमेंट ऑफ बीस लीज टू प्रिवेंट टू सेल। देखो बी ने लीज पे ले रखा है तो ये सेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रिवेंट हो जाता है लॉ के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी ने अभी लीज पे ले रखा है, तो ए बाउंड है कि जितना बी का पैसा लिया था ना उसने, पहले वो दे, फिर ही वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचे। Obligation of person enjoying benefit or not gratuitous act section 70, where a person lawfully does एनीथिंग फॉर एनी पर्सन, यानी अगर देखो कोई भी पर्सन का लॉफुली किसी के लिए कुछ भी करता है, किसी भी पर्सन के लिए, और डिलीवर कोई भी थिंग करता है। ठीक है, बस उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, या कोई भी पर्सन है, ठीक है, किसी भी पर्सन की दूसरे की थिंग को अपने यूज कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक ट्रेड सेलमैन है, ठीक है, ट्रेडमैन है, वो क्या है, बी के घर पे, मान लो ए है और बी है, ए क्या है, बी के घर पे कुछ अपने गुड्स छोड़ आया, गलती से भूल गया। ठीक है, अब बी ने क्या कर दिया, उसको अपने गुड्स की तरह ट्रीट करके एंजॉय कर लिया, यानी उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उसको यूज कर लिया। तो अब बी क्या है, बाउंड होता है यहाँ पर लॉफुली कि वो ए को जितने की उसकी कॉस्ट है ना गुड्स की, उतना ही कॉस्ट उसको ए को दे, ये बाउंड हो जाता है लॉ द्वारा। फॉर एप्लीकेशन, अब देखो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। थिंग क्या है, मस्ट बी लॉफुली होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल थिंग नहीं होनी चाहिए, और ये पर्सन द्वारा होनी चाहिए जिसको आपने ना बोला हो, ना उसकी इंटेंशन हो कोई, और वो उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। अगर उसके पास एंजॉय हो, उसने बेनिफिट लिया है, तो ही आप उससे रिकवर कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, देखो सेक्शन 70 कहता है, जैसे मैंने अभी वॉलेट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो उसके ड्यूटीज क्या क्या बन जाती हैं। अ पर्सन हु फाइंड्स, अगर किसी पर्सन को किसी और पर्सन से बिलोंगिंग कोई थिंग मिल जाती है, ठीक है, कुछ भी फाइंड हो जाता है ऐसे गुड्स जो दूसरे पर्सन से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस पर्सन को वापस लौटाए। क्या क्या ड्यूटीज होती है फाइंडर की, जो इसको गुड्स मिलता है। पहली, उसके पास ये एडुकेट कैरब होती है कि उसकी ड्यूटी है कि वो उस पर्सन को वापस कर दे, उसको ट्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, कि उसका ऑनर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और लॉफुल होना चाहिए जो उसको गुड्स पाया गया है, और उसको रिटर्न कर देना चाहिए। इफ स्पेंड, अब देखो आपने कोई भी कुछ भी पैसा, कितना भी पैसा उस पर लगा दिया, ठीक है, स्पेंड कर दिया मेंटेनेंस पे या किसी भी उसको ढूंढने में, तो जिस पर्सन के लिए आपने गुड्स ढूंढा है ना, जिस गुड्स के लिए आपने पर्सन को ढूंढा है ना, तो वो पर्सन जिसका गुड्स है वो आपको बाउंड हो जाएगा कि वो आपको पे करेगा जितना आपका खर्चा लगा है। इफ द ऑनर ऑफ डज नॉट फाइंडर, ठीक है, अगर मान लो वो आपको गुड्स के बदले कुछ भी नहीं देता, तो आप क्या उसके बदले केस कर सकते हो कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, आपने जो भी खर्चा किया है, ठीक है, तो आप उसके बदले में उसको केस कर सकते हो, आपको उसका जो भी आप खर्चा करोगे उसको ढूंढने में, वो आपको मिल जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि आपको किस किस केस में मिलेगा। वेयर द ऑनर कांट बी रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड आउट, वेयर द ऑनर इज फाउंड रिफ्यूज टू, अब मान लो
कोई भी लॉफुल चार्जेस कोई भी बंदा पे करने से मना कर देता है, ठीक है। अब मना कर दिया तो भाई आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, बोलोगे कि मैंने इसका गुड़ तोड़ा और मेरे इतने मैं कैब से आया, ठीक है, और ओला से आया, जिससे भी आया, इतना खर्चा लगा, इतना मेरे को अपना कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। 2/3 ऑफ कॉस्ट, जितना भी गुड का कॉस्ट होगा ना उसका 2/3 आपको वो पर्सन देगा। ये लॉफुली बाउंड होता है आपको पे करने के लिए। अब मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोजन, अगर मान लो आपने अंडर कोजन मनी मिस्टेक से पे कर दिया, ठीक है, गलती से पे कर दिया, या आपके मत्थे पे किसी ने गन रख के करवा दिया, कुछ भी इलीगल करके करवा दिया। सेक्शन 72 कहता है अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक। और अब मान लो आपको कोई भी थिंग है जो गलती से डिलीवर हो गई है या आपने गलती से पेमेंट कर दी है, तो ए एंड बी जॉइंटली ओज 100 रुपीज टू सी। ए अलॉन पी, ए ने क्या कर दिया, अकेले पे कर दिया सी को, ठीक है। बी को इसके बारे, इस फैक्ट के बारे में पता ही नहीं था। अब 100 रुपये जो थे ओवर अगेन टू सी, अब पे कर दिए दोबारा। अब बी ने क्या है, सी को दोबारा पे कर दिए। अब तो सी बाउंड होता है। देखो इसमें क्या है, ए और बी थे जो जॉइंट लेते, 100 रुपये के कोई ना गुड्स खरीदी होगी और सी उसका लाया होगा, तो ए ने क्या, सी को 100 रुपये दे दिए, पे कर दिए। अब बी को पता नहीं कि इसने पे कर दिए, अब इसने बाय मिस्टेक सी को पे कर दिए दोबारा, बी ने भी सी को पे कर दिए, तो इसके पास पहुंच गए 200 रुपये। अब इसके बाद 100 रुपये ज्यादा पहुंच गए। इट मीन्स जो सी है ना वो बाउंड है कि वो बी को पैसा रिटर्न करेगा, किसी ना किसी एक को तो करे, चाहे बी को कर दे चाहे ए को कर दे, तो ये बाउंड होता है कि ये पैसा वापस करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए रेलवेज रिफ्यूज टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू अ कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट इज इलीगल चार्जेस फॉर कैरी। अब मान लो रेलवे है, रेलवे कोई भी गुड्स को डिलीवर करने से मना कर देता है कंसाइनी को, किसी भी इलीगल चार्जेस को छोड़ के। द कंसाइनी पे सम चार्जेस इन ऑर्डर, उसने क्या ऑर्डर के लिए सम चार्जेस पे कर दिए थे, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, वो लाइबल है कि वो रिकवर कर सकता है। अगर उसके गुड्स जो लीगल है तो वो इंडियन रेलवे से अपना पैसा रिकवर कर सकता है जो उसने पे कर दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये था आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी कॉन्सेप्ट था और जल्दी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये आप रेगुलर से हो चाहे सोल से हो चाहे एनसी वेब, तो तीनों के लिए वीडियो है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम होता है और आपके एग्जाम से पहले मैं क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।